जय हिंद साथियों, स्वागत है आप अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के ज्योग्राफी के सेट नंबर 1 के बारे में। इस सेट में 100 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से संबंधित हैं, सारे प्रीवियस ईयर हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। तो उन क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चनों को हम लोग ईमानदारी के साथ बनाएंगे, साथ ही साथ आप ही लोग बनाइएगा। उसके बाद आपका जितना स्कोर हो आप लोग लास्ट में बताइएगा। काफ़ी डिटेल में डिस्कशन होगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का जो पहला क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि कई बार आपको एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। काफ़ी डिटेल में डिस्कशन होने वाला है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इस वजह से आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो बात करें अगर विकल्पों के अकॉर्डिंग, तो यूरोप है, अफ्रीका है, या उत्तरी अमेरिका है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अगर बात करें वहीं की महाद्वीपों का वर्गीकरण किस प्रकार से या कितने टाइप से हो सकता है, तो अगर बात करें कि महाद्वीपों का वर्गीकरण 3 टाइप से हो सकता है। पहला अगर बात करें तो जो पहला महाद्वीपों का वर्गीकरण होता है वो होता है क्षेत्रफल के अनुसार, यानी क्षेत्रफल के अनुसार। दूसरा वर्गीकरण अगर वहीं बात करके महाद्वीपों का जो होता है वो होता है जनसंख्या के अनुसार, यानी जनसंख्या के अनुसार से आपसे कई बार एग्जामों में पूछता है कि किस महाद्वीप की सर्वाधिक जनसंख्या है, पहले नंबर पे कौन सा महाद्वीप है जनसंख्या में, दूसरे कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो दूसरा टाइप ये हो गया। वहीं अगर बात करें तीसरे टाइप के बारे में, या फिर तीसरे टाइप की हम लोग बात करें तो तीसरा जो पूछता है कि किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश हैं, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यानी देश के हिसाब से, या बात करें कि देश के अनुसार किस महाद्वीप में कितने देश हैं, ऐसे भी आपको एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यानी कि महाद्वीपों को जो वर्गीकरण हम लोग कर सकते हैं 3 टाइप से कर सकते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार, देश की संख्या के अनुसार से, तीसरा अगर बात करें तो जनसंख्या के अनुसार से। अब 1 बाय 1 करके हम लोग इनको डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे हम लोग क्षेत्र के अनुसार से अगर बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार से अगर डिस्कशन करते हैं तो पहले नंबर पर कौन आता है? तो जो पहले नंबर पे आएगा एशिया महाद्वीप आएगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं। अगर दूसरा बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा। वहीं अगर बात करें क्षेत्रफल के अनुसार से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जो तीसरे नंबर पर आएगा वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए, साथ ही साथ आप लोग इसका रिवीजन करिए। 1 से 2 बार नोट्स बना कर रिवीजन कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में यहाँ से अगर बनेगा तो आपसे नहीं छूटेगा। अगर बात करते हैं वहीं चौथा जो कि महाद्वीप आता है, तो चौथा जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। क्षेत्रफल के अनुसार जो चौथा महाद्वीप होगा वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो। अगर बात करें वहीं पाँचवा के बारे में, तो जो पाँचवा होगा वो आपको देखने को मिलेगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप जो कि अब 5वां क्षेत्रफल के अनुसार होगा। छठवां की बात करें तो छठवां में यूरोप महाद्वीप आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें वहीं 7वां के बारे में, तो 7वां जो कि होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार अगर बात करें तो क्रम होगा, पहला में एशिया, दूसरा में अफ्रीका, तीसरा में उत्तरी अमेरिका, चौथा में दक्षिणी अमेरिका, 5वें में अगर आप बात करेंगे तो अंटार्कटिका, वहीं अगर 6वें में बात करेंगे तो यूरोप महाद्वीप, 7वें में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। यानी क्षेत्रफल के अनुसार जब भी आपसे पूछेगा तो इन्हीं में से क्वेश्चन आपको बनाएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा एक जगह। अब दूसरा जो कि वर्गीकरण जो आपको देखने को मिला है जनसंख्या के अनुसार, तो आपको ये जनसंख्या के अनुसार वर्गीकरण देखने को मिलेगा। अगर बात करें कि जनसंख्या के अनुसार जो वर्गीकरण होगा, तो पहला जो कि जनसंख्या के अनुसार होगा वो एशिया हो जाएगा। बात करें जो पहला होगा वो एशिया महाद्वीप हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। दूसरा जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। थोड़ा सा डिस्कशन लंबा हो सकता है, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर लेना। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग 10-10, 20-20 क्वेश्चन को टिकल करने वाले। आप लोग देखिएगा जब हम इसको डिस्कशन करा देंगे तो आप कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन को पकड़ चुके होंगे, यानी 200-250 क्वेश्चन में आपकी बेहतर कमांड हो गई होगी। तो धैर्य बना के रखिएगा, जितना भी डिस्कशन करा तो ईमानदारी के साथ आप कीजिएगा। बात करें तीसरा महाद्वीप जनसंख्या के अनुसार जो होगा वो यूरोप महाद्वीप होगा।
तो यूरोप महाद्वीप यहाँ से जब आपसे क्वेश्चन पूछता है तब आप कई बार यहाँ से एग्जामों में फंसते हैं। तो अगर चौथा की बात करें तो चौथा जो कि होगा वो नॉर्थ अमेरिका होगा, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो कि चौथा जनसंख्या के अनुसार होगा। अगर बात करें वहीं पाँचवें के बारे में, तो पाँचवा जो कि आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा साउथ अमेरिका, यानी साउथ अमेरिका महाद्वीप बात करें तो पाँचवा जनसंख्या के अनुसार होगा। छठवां की बात करें तो छठवां आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। बात करें सातवां, तो सातवां में यहाँ पर आप कई बार आपको देखते हैं कि सातवां जब पूछता है तो वहाँ आप लोग कई बार फंसते हैं। तो अंटार्कटिका, क्योंकि वहाँ टोटल बर्फ़ है तो जनसंख्या वहाँ ना के बराबर है, यानी जनसंख्या नहीं है। तो सातवें महाद्वीप जो कि जनसंख्या के अनुसार अंटार्कटिका होगा। बात करें पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप, चौथा उत्तरी अमेरिका, पाँचवा दक्षिणी अमेरिका, साथ ही साथ जो कि छठवां होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया महादेश कहा ये महाद्वीप कहें। बात करें सातवां जो महाद्वीप होगा जनसंख्या के अंटार्कटिका हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको कई बार एग्जामों में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। अगर बात करें जो तीसरा आपको टाइप्स महाद्वीपों का पूछता है वो पूछता है देश की संख्या के आधार पर, यानी देश की संख्या के आधार पर आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा महादेश या सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो पहला आप लोग लिख लीजिएगा, साथ ही साथ देशों की संख्या। तो सबसे पहले जो कि अगर आता है तो अफ्रीका महाद्वीप आता है। अफ्रीका महाद्वीप बात करें कितने देश हैं तो 54 देश स्थित है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा तो कई बार आपको काफ़ी समस्याएं होंगी, तो इस वजह से आपको इसको नोट कर लीजिएगा। अगर वही बात करें जो दूसरा है तो यूरोप महाद्वीप है, यानी यूरोप महाद्वीप जिसमें कितने देश हैं तो आपसे पूछता है तो आपको यहाँ 50 देश देखने को मिलेंगे। अगर बात करें वहीं तीसरे के बारे में, तो तीसरा आपको जो देखने को मिलेगा एशिया महाद्वीप देखने को मिलेगा। यहाँ बात करें तो 48 यानी 48 देश देखने को मिलेंगे। अगर चौथा की बात करें, जो चौथा है तो आप चौथे देखेंगे कि चौथे में आपको देखने को मिलेगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो कि उत्तरी अमेरिका में आपको लगभग 23 देश देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें अगर पाँचवें देश के बारे में जनसंख्या यानी देश की संख्या के आधार पर, तो पाँचवा जो कि आपको देखने को मिलेगा तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखने को मिलेगा। बात करें कितने तो 14 देश यहाँ देखने को मिलेंगे। अगर बात करें छठवां जो महाद्वीप होगा तो वो हो जाएगा यानी कि दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में लगभग बात करें तो 12 देश देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अफ्रीका में 54 देश, यानी अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं तो 54 देश हैं। अगर बात करें यूरोप में तो 50 देश हैं। वहीं बात करें एशिया में तो 48 देश हैं। अगर बात करें उत्तरी अमेरिका में तो उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं। अगर वहीं बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया में 14 देश हैं। अगर बात करें कि दक्षिणी अमेरिका में तो दक्षिणी अमेरिका में 12 देश थे। क्रम के हिसाब से बात करें तो अफ्रीका, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साथ ही साथ अगर बात करें तो दक्षिणी अमेरिका। तो इस तरह से आप तीनों को एक जगह नोट कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे अब आपसे गलती नहीं होगी। 102 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसका रिवीजन कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोट बनाकर इसको रिवीजन कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो अफ्रीका हो गया, जैसे कि हमने देखा था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो इसी टाइप के दूसरे टाइप के हिसाब से, यानी तीसरा जो टाइप हमने पढ़ाया था देशों के हिसाब से अफ्रीका, यानी कौन सा देश सबसे बड़ा है, तो किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है तो आपको देखने को मिलेगा। तो अगर बात करें एशिया की तो एशिया में हमने देखा था कि 48 देश थे। वहीं यूरोप की बात करें तो यूरोप में हमने 50 देश देखे थे। अगर अफ्रीका की बात करें तो 54 देश में थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो अफ्रीका महाद्वीप यानी बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर सी यानी अफ्रीका में। आप देख सकते हैं कि जो हमने तीनों टाइप करा दिए हैं, यानी महाद्वीपों का जब विभाजन 3 टाइप से होता है, उन तीनों टाइप्स में जितने भी क्वेश्चन आपको बनेंगे कहीं भी आपसे एग्जामों में गलत नहीं होंगे या छूटेंगे नहीं। ऐसे ही हमने पूरा जो भी डिस्कशन करेंगे सभी लंबा और काफ़ी एकदम डीप डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग धैर्य बना के रखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जितनी भी डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा एकदम सॉलिड और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बात करें नेक्स्ट के बारे में, असम से कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है, तो अगर बात करें सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से
एक से अधिक। बात करें कि नागालैंड, मणिपुर, ये कि जो कि असम से सीमा कर साझा करते हैं। अगर बात करें हम मैप के हिसाब से, तो जैसे कि पूर्वी भारत का हम लोग मैप बनाए तो आपको देखने को मिलेगा कि पूर्वी भारत में लगभग जो कि आपको देखने को मिलेगा कि सात राज्य आते हैं। बात करें सिक्किम, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये 7 राज्य आते हैं। तो अगर बात करें सीमा के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा एक राज्य, जो पूर्वी भारत का जो एक राज्य है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ये पूरा जो कि राज्य है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल जो कि आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ करें सिर्फ सिक्किम को छोड़ करके पूर्वी भारत में जितने भी राज्य हैं वो सभी असम से सीमा साझा करते हैं। तो बात करें कि यार राज्यों के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश एपी हो गया, साथ ही साथ हो गया नागालैंड, अगर बात करें वहीं मणिपुर, बात करें वहीं मेघालय, आसाम, साथ ही साथ त्रिपुरा, और बात करें तो पश्चिम बंगाल, यानी टोटल अगर राज्यों की बात करें तो टोटल 7 राज्य जो हैं असम से सीमा साझा करते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर जो कि पश्चिम बंगाल राज्य आ जाता है, तो पश्चिम बंगाल राज्य आने के बाद यानी कि आप सिक्किम को छोड़ करके सारे राज्य जो कि आपको असम से सीमा साझा करते हुए देखने को मिलेंगे। जब आप मैप देखेंगे, भारत का मैप देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा तो असम की सीमा 7 राज्यों से टच करती है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर बात करें तो सिक्किम जो है वो, यानी सिक्किम राज्य असम से सीमा साझा नहीं करता। साथ ही साथ अगर यही पूछ लिए कि कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, तो आपको देखने को मिलेगा नागालैंड, मणिपुर, साथ ही साथ अगर बात करें तो मिजोरम, मेघालय, साथ ही साथ अगर बात पश्चिम बंगाल, ये कुछ प्रमुख राज्य, त्रिपुरा जो कि प्रमुख राज्य हैं जो असम से सीमा साझा करते हैं। अगर बात करें उत्तर के बारे में, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी नहीं पूछा है हमसे, तो सिक्किम जो कि असम से सीमा नहीं बनाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। अगर बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमा रहित या सबसे बड़ा देश है? तो इस प्रश्न का अगर उत्तर के बारे में बात करें तो आप लोग देखिएगा कि अगर बात करें जैसे जापान की यानी न्यूजीलैंड के बारे में, तो न्यूजीलैंड का जो क्षेत्रफल है 2.86 किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर की, यानी कि 2,68,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगर वहीं बात करें फिलीपींस के बारे में, तो फिलीपींस का लगभग 3 लाख यानी 3 लाख वर्ग किलोमीटर में जो कि आपको देखने को मिलता है। आप जब NCERT पढ़ेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा जो सिक्किम का क्षेत्रफल है वो 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें जापान के बारे में, तो जापान का जो क्षेत्रफल है 5.77 यानी 5.77 लाख वर्ग किलोमीटर में आपको क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। तो अगर बात करें कि सबसे बड़ा पूछा है हमसे, सबसे बड़ा देश, तो सबसे बड़ा देश इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हो जाएगा जापान। बात करें कितना होगा, तो 5.77 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो कि जापान देश का है। न्यूजीलैंड की बात करें तो 2,68,000 वर्ग किलोमीटर, वहीं फिलीपींस की बात करें तो 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि जापान। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो बात करें महाद्वीपीय यानी बहाव का सिद्धांत जो वेगनर ने दिया था, बात करें कब दिया था, तो 1912 ईस्वी में आपको देखने को मिलेगा कि वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत दिया था। अगर वहीं बात करें जे विल्सन के बारे में, तो इन्होंने क्या दिया था, तो इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का सिद्धांत दिया था। टेक्टोनिक थ्योरी का सिद्धांत आपको देखने को मिलता है जो कि जे विल्सन ने दिया था। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है या पूछ सकता है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था, तो जे विल्सन ने दिया था। अगर वहीं बात करें कि हम लोग कि आपको यह भी देखने को मिलता है कि नदी प्रक्रम का सिद्धांत किसने दिया था, यानी नदी प्रक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? नदी प्रक्रम का सिद्धांत जो दिया था पेक डेबिक ने दिया था, यानी पेट डेबिक महोदय ने जो नदी प्रक्रम का सिद्धांत दिया था। तो आप लोग ये भी नोट करके रख लीजिए। अगर वो बात करें कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, आग्नेय चट्टानों के लिए
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यानी कौन सा कथन है जो अग्नेय चट्टानों से संबंधित। तो सबसे पहले हम लोग जितने भी चट्टानों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को 1 बाय 1 करके डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि यहाँ से जो 2 से 3 क्वेश्चन जो भी यहाँ पर इस सेट में दिए हैं, या फिर आप कहीं किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आप बना पाएँ। तो बात करें चट्टानों के बारे में, तो चट्टानें मुख्यतः जो होती हैं 3 टाइप की होती हैं। बात करें कौन कौन सी होती हैं, तो पहली जो होती है आग्नेय चट्टान होती हैं। यानी अगर यही परिभाषाएं की बात में करें कि परिभाषाएं कौन कौन सी होती हैं चट्टानों के, सबसे पहले तो यही बनता है कि परिभाषाएं चट्टान की क्या होती है। तो पृथ्वी की गहराई में प्राकृतिक रूप से जो भी, यानी प्रकृति की गहराई में जो प्रकृति रूप से खनिजों की परत पाई जाती है या ठोस परत पाई जाती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, चट्टानें कहते हैं। बात करें इनके टाइप के बारे में, तो पहला जो टाइप होता है आग्नेय चट्टान होता है। अगर बात करें आग्नेय, दूसरा जो होता है अवसादी। अगर बात करें तीसरे के बारे में बात करें तो कायांतरित कहें या रूपांतरित कहें, तो कायांतरित चट्टान जो कि तीसरी टाइप की हो जाती है। अगर बात करें अब 1 बाय 1 करके हम लोग कुछ इनके विशेषताएं, क्योंकि यहाँ से कई बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आग्नेय के बारे में अगर बात करें, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि आग्नेय से संबंधित जितने भी फैक्ट्स आपको एग्जाम में आते हैं उन सभी को हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे बात करें कि क्वेश्चन पूछता है कि इनका निर्माण किससे होता है, तो ज्वालामुखी की मैग्मा कहें या लार्वा से इनका आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण किससे होता है, तो ज्वालामुखी की मैग्मा या लावा से होता है। दूसरा क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, तो यानी कि इन जो अगर बात करें तो इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आपसे ये भी पूछ लेगा कि किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। कुछ अगर विकल्प में दे देगा तब वहाँ पे आप कई बार फंसेंगे। तो आप इस चीज़ को नोट करके एक जगह लिख लीजिए। साथ ही बात करें, आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रकार की चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो धात्विक खनिज की अगर बात करें तो आग्नेय चट्टानों में ही पाए जाते हैं, यानी धात्विक खनिज जो पाए जाते हैं वो आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। अगर बात करें चौथा, तो यानी इनका निर्माण की बात करें तो इनका जो और होता है, यानी क्रस्ट का लगभग, यानी बात करें क्रस्ट का ऊपरी परत का लगभग 90% जो भाग है वो आग्नेय चट्टानों से ही बना है। अगर बात करें इनकी और एक विशेषता के बारे में, तो ये क्रिस्टलीय होते हैं। यहाँ से भी आपको देखने को मिला तो किस प्रकार की चट्टानें की क्रिस्टलीय होती है। तो अगर इनकी विशेषता, कुछ प्रमुख विशेषताओं की आप तो इनका निर्माण मैग्मा तथा लार्वा से होता है। दूसरा जो होता है, इन पे जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तीसरा आपको देखने को मिलेगा कि इनमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं। चौथा अगर बात करते हैं तो क्रस्ट का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों से बनता है। अगर पाँचों के बारे में बात करें तो पाँचों आपको देखने को मिलेगा कि क्रिस्टली टाइप की जो चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। अगर वहीं बात करें इनके एग्जाम्पल्स के बारे में, तो ग्रेनाइट आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। तो ग्रेनाइट हो गया। अगर बात करें ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये कुछ प्रमुख एग्जाम्पल जो कि आग्नेय चट्टानों से थे। इनसे संबंधित जितने भी फैक्ट्स आपको एग्जामों में देखने को मिलते हैं, तो इतना ही क्वेश्चन लगभग चट्टानों से संबंधित यानी आग्नेय चट्टानों से पूछता है। इनका निर्माण मैग्मा लावा, जीवाश्म इनमें नहीं पाया जाता। साथ ही साथ इनमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं। क्रिस्टल का यानी क्रस्ट का लगभग 90% निर्माण करते हैं। वहीं ये क्रिस्टलीय होते हैं। इनके एग्जाम्पल तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट होते हैं। अब अगर बात करें अवसादी चट्टानों के बारे में, तो अवसादी चट्टानों के बारे में अगर बात करें तो इनका निर्माण अवसादों के जमा होने से होता है। बात करें कि इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं, तो ये क्रिस्टल का अभाव होता है, यानी अगर क्योंकि ये मुलायम होती है तो इनमें क्रिस्टल का अभाव होता है। क्रिस्टल का अभाव होता है, आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। बात करें कि इनमें जीवाश्मों की अधिकता होती, तो आपसे पूछता है कि किस प्रकार के चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है, तो आपको बताएंगे कि अवसादी प्रकार की जो चट्टानें हैं उनमें जीवाश्म की अधिकता होती है। साथ ही बात करें कि इनमें धात्विक खनिज का अभाव होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इनका जो एग्जाम्पल है वो आपको देखने को मिलेगा बलुआ पत्थर, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा चूना पत्थर। ये जो कुछ प्रमुख एग्जाम्पल है जो कि आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ डोलोमाइट, कोयला, ये कुछ और भी एग्जाम्पल है जो कि अवसादी चट्टानों से संबंधित ये देखने को आपको मिलेंगे। अगर बात करें कायांतरित चट्टानों के बारे में, तो कायांतरित चट्टानों की बात करें तो इनके एग्जाम्पल क्या है, तो इनके जो एग्जाम्पल होंगे क्वार्टजाइट हो जाएगा। क्वार्टजाइट की बात करें वहीं अगर बात करें तो इनका जो और है तो मार्बल शायद
साइथिनीज, ये कुछ प्रमुख एग्जाम्पल है जो कि आपको कायांतरित चट्टानों से संबंधित, यानी कि आप जितने भी चट्टानों से संबंधित एग्जाम्पल ये क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हमने 1 बाय 1 करके डिस्कशन कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो अगर बात करें क्वेश्चन के बारे में, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अगर बात करें तो इनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, ठीक है, वे जलीय तथा संरद्ध होते हैं, तो ये भी गलत है। अगर बात करें कि क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं, तो इस प्रश्न की अगर बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, तो इसका जो सही उत्तर है यानी कि जो ठोस होती है अग्नि चट्टानें होती हैं, हमने देखा था जब अग्नि चट्टानें पढ़े थे कि उसमें क्रिस्टलीय होते हैं, इनमें जीवाश्म नहीं होता, यानी ना के बराबर होता ही नहीं है। वहीं हमने पढ़ा था कि आपको देखने को मिले था कि इनमें धात्विक खनिज पाए थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ये क्रिस्टलीय होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी। अगर बात करें अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, 7वां नंबर, तो औषधि शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बात करें ये शैलें क्रिस्टलीय होते हैं, तो क्रिस्टलीय हमने बात किया था अग्नेय होती हैं, तो ये नहीं हो सकता। ये शैलों स्तरों में तथा निक्षेपित होती हैं औषधि के लिए आप कह रहा है, यानी हमने देखा था कि ये स्तर में बटी थी, साथ ही साथ इनका जो होता था वो निक्षेपण से तैयार हुई थी। तो किस प्रकार की चट्टानें औषधि? अगर बात करें वहीं उपयुक्त में से एक सदिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर, जो कि आपको सी देखने को मिलता है, तो औषधि चट्टानें हो जाएंगी। अगर वहीं बात करें वे शैलें जिनकी संरचना ताप दाब से जिन यानी सब चट्टानों का निर्माण होता है कायांतरित टाइप के होते हैं। तो आई होप कि यहाँ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग अब पकड़ पाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, साथ ही साथ जितने भी 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे अब यहाँ से संबंधित आपके क्वेश्चन नहीं गलती करेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? तो बात करें एस्कर ड्रमलिन, तो एस्कर ड्रमलिन से संबंधित हालांकि ये थोड़ा क्वेश्चन जो कि काफ़ी टफ टाइप का है, या अगर बात करें हार्ड टाइप का क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन आप घबराइएगा नहीं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको 1-2 मिल जाएंगे। तो अगर बात करें एस्कर कोड बेडिंग बजरी और परत की लकीरें, साथ ही साथ ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। अंडे की टोकरी स्थलाकृत एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं पर निर्मित होते हैं। ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प नंबर 3 को छोड़कर, यानी कि सही हो जाएगा एस्कर ड्रमलिन बजरी की रेत की लकीरें होती है। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर तो मिट्टी के बने होते हैं, ये भी सही है, जबकि एस्कर ग्लेशियर की धाराओं पर निर्मित होने वाले हैं। तो इस प्रश्न का जो सही हो जाएगा वो 1 से अधिक, यानी विकल्प नंबर ए 2 और 4, 1, 2 और 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो अगर बात करें तो इसका जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर बी 1, 2 और 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, यानी कि माउंट एटना है तो क्या है? एक पर्वत है, एक शिखर है, या एक ज्वालामुखी? तो माउंट एटना एक प्रकार का ज्वालामुखी। अब दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चंस के माध्यम से जितनी भी ज्वालामुखी हैं उन सभी ज्वालामुखियों की 1 बाय 1 करके डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से भी अगर बात करें कि हम लोग, हालांकि इसका मैंने यहाँ बात करें हमने एक सेपरेट वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, वरना हम यहाँ तो हम डिस्कशन कर ही रहे हैं। तो बात करें जैसे ज्वालामुखी से संबंधित 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी है, कौन सा ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी है, कौन सा ज्वालामुखी जो कि यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा पूछ लेता है कि कौन सा ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है, या कहें किस देश में स्थित है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हम 1 बाय 1 करके इन सभी का डिस्कशन कर लेते हैं। बात करें टाइप्स के बारे में, तो जैसे शांत ज्वालामुखी की बात करें तो शांत ज्वालामुखी आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि शांत ज्वालामुखी की बात करें तो पहला जो कि हो जाएगा एकांका गुआ ज्वालामुखी, जो कि आपको देखने को मिलेगा यानी कि साउथ अमेरिका महाद्वीप में। हम सभी फैक्ट्स को एक साथ कंप्लीट करते हुए जाएंगे। बात करें अगर देश के बारे में, तो देश आपको जो देखने को मिलेगा अर्जेंटीना। अगर आपसे ये पूछ ले कि
अर्जेंटीना, यानी कि अगर इससे पूछ ले कि शांत ज्वालामुखी कौन सा है तो एकांकागुआ। बात करें किस महाद्वीप में है तो साउथ अमेरिका महाद्वीप में है। बात करें किस देश में है तो यानी कि अर्जेंटीना देश में स्थित है। अगर वहीं बात करें दूसरा, तो जो दूसरा है आपको देखने को मिलेगा चिम्बाराडो, यानी चिम्बाराडो जो कि आपको देखने को मिलेगा। बात करें किस महादेश में है तो इक्वाडोर में, इक्वाडोर देश में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर बात करें किस टाइप का है तो शांत ज्वालामुखी है। अगर बात करें दूसरा तो पोपा ज्वालामुखी जो कि आपको म्यांमार में देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा तो म्यांमार में आपको देखने को मिला। अगर बात करें वहीं पे तो देवबंद ज्वालामुखी बात करें किस देश में स्थित है तो ईरान में स्थित है। बात करें किस महाद्वीप में है तो एशिया महाद्वीप में है। तो कुछ ये प्रमुख महाद्वीप यानी शांत ज्वालामुखी, चिम्बाराडो, पोपा, देवबंद, साथ ही एकांकागुआ। तो आई होप कि जितने भी अब क्वेश्चन आपके बनेंगे आप इस चीज़ को पकड़ पाएंगे। एक जगह नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर जैसे कि नेक्स्ट आपसे पूछता है सक्रिय ज्वालामुखी, तो सक्रिय ज्वालामुखी में आपको जो देखने को मिलेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी में आपको देखने को मिलेगा किलामू ज्वालामुखी। अगर बात करें वहीं ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी। अगर बात मोनोलोवा ज्वालामुखी। बात कर कोटोपॉक्सी। आप लोग इसको नोट करते जाए, साथ ही साथ आप उसको नोट करते जाए। एटना ज्वालामुखी जो कि आपको इटली देश में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस्तांबुल ये भी आपको इटली देश में देखने को मिलेगा। अगर बात करें कुछ और प्रमुख है तो बैरन ज्वालामुखी जो कि आपकी भारत देश में देखने को मिलेगा। वहीं कैमरून ज्वालामुखी जो कि आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करके माउंट ताल ज्वालामुखी, साथ ही साथ बात करें तो कोलिमा ज्वालामुखी जो कि सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें कहाँ तो मैक्सिको यानी मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको देश में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से संबंधित आपको क्वेश्चन एग्जामों में देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें आप अगर इसको मैप के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो हमने एक सेपरेटेड वीडियो इससे संबंधित ज्वालामुखी से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया है। 15 से 16 मिनट का वीडियो होगा, आप उसको देख लीजिएगा। इतना डिटेल में हमने मैप के माध्यम से आपको पढ़ाया है कि एक बार आप उसको देखेंगे दोबारा आपको ज्वालामुखी कभी भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बात करें वहीं प्रसुप्त ज्वालामुखी जो तीसरा टाइप होता है तो प्रसुप्त में आपको देखने को मिलेगा विसुपियस ज्वालामुखी जो कि इटली देश में स्थित है। अगर बात करें नारकोंडम ज्वालामुखी जो कि भारत देश में देखने को मिलता है। हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ाया था, जैसे पशु बम फ्यूज न कर, हमने ऐसी ट्रिकों के माध्यम से इन ज्वालामुखी को उस वीडियो में पढ़ाया है कि आप एक बार अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो दोबारा आपसे यहाँ से संबंधित कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट ज्वालामुखी के बारे में जो कि प्रसिद्ध ज्वालामुखी है तो फ्यूजियामा जो कि जापान में आपको देखने को मिलेगा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी, हो सकता है आपको थोड़ा राइटिंग समझने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जो हम ओरली बोल रहे हैं आप उस चीज़ को अगर समझ के आप उस चीज़ को लिख लिए तो यकीन मानिए कि आपसे इतना कुछ फैक्ट्स आपको यहाँ मिलने वाला है। या इस चैनल में इतना ज़्यादा आपको डिस्कशन दिखाया जाता है, इतना ज़्यादा डिस्कशन देखने को मिलता है कि हम एक कोई क्वेश्चन में लगभग 20-20, 50-50 यानी क्वेश्चन करा देते हैं। आप हो सकता है आप ये सोच रहे हैं कि अभी 9 क्वेश्चन ही हुए हैं, ये 9 क्वेश्चन नहीं है। आप देखेंगे कि हम लगभग 90 क्वेश्चन को यहाँ टच कर चुके हैं। वहीं अगर बात करें अब नेक्स्ट के बारे में तो काराटा यानी क्रैक ताऊ ज्वालामुखी जो कि आपको प्रसुप्त ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। वहाँ कराकटास ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो कुछ ऐसे प्रमुख ज्वालामुखी जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी, फ्यूजियामा, विसुपियस, साथ ही साथ नारकोंडम, क्रैकटाऊ तथा कारकटाऊ जो कि इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये कुछ प्रमुख विसुप्त ज्वालामुखी हैं। तो आई होप कि जो ज्वालामुखी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन सभी क्वेश्चन को टच कर पाए हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के विकल्प के बारे में तो एक माउंट एटना जो कि इटली में पाया जाता है यानी विसुपियस, माउंट एटना, इस्तांबुल, ये 3 ज्वालामुखी जो कि आपको इटली देश में देखने को मिलते हैं। तो आप उस चीज़ को आप यहाँ से पकड़ पाइएगा। मोनाकोवा जो कि हमने अभी पढ़ा था कि मोनाकोवा एक किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो हमने पढ़ा था मोनाकोवा जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आप
बताया ना कि आप सिर्फ इस डिस्कशन हो रहा, उस डिस्कशन का आप नोट्स बस बना लीजिएगा, और उस नोट्स को बनाने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठिए 102 बार रिवीजन करेंगे। इस वीडियो को 102 बार देख लीजिएगा, साथ ही साथ उसका रिवीजन 102 बार कर लीजिएगा। भारत के किसी भी एग्जाम में बैठिए, जहाँ भी यहाँ से संबंधित क्वेश्चन होंगे आप एकदम से उन सभी क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही कथन नहीं है, यानी कौन सा कथन जो कि सही नहीं है। बात करें कि 2004 में जो कि ज्वालामुखी यानी जो सुनामी आई थी, बात करें कब आई थी, तो 26 दिसंबर 2004 में आपको सुनामी देखने को मिलेगी। बात करें कि भारत का कौन सा भाग प्रभावित हुआ था, तो तमिलनाडु को नागकुंडम या नागपट्टनम, बात करें तो नागपट्टनम प्रभावित हुआ है। अगर वहीं बात करें देशों के बारे में, तो लगभग इस सुनामी से लगभग 14 देश यानी विश्व के 14 देश प्रभावित हुए। अगर बात करें कथनों के बारे में, तो सुंडा खाई भारतीय प्लेट की बर्मी प्लेट से आधा गमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भंस रेखा को 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण ये भूकंप की उत्पत्ति हुई थी, तो ये सही है। अगर बात करें वहीं परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र के लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी पर तटों पर घोर विध्वंस किया था, तो ये भी सही है। अगर बात करें वर्तमान अनुमान के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों से अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जबकि ये गलत है। लगभग जो मौत हुई थी वो 40,000 के आसपास हुई थी। अगर वहीं बात करें तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ए और बी दोनों सही हैं, जबकि सी गलत है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो कि आपको देखने को मिलेगी नवीन मोड़दार परत की बात करें, या नवीन मोड़दार परत जो भी पर्वत होते हैं उन सभी में सर्वाधिक ऊंची चोटी पाई जाती है। बात करें इसका एग्जाम्पल क्या है, तो हिमालय पर्वत आपको देखने को मिलेगा। बात करें हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो कि आपकी माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगी। बात की इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपको देखने को मिलेगा जो कि 8800, कहीं कहीं 48 मिलेगा, कहीं कहीं 8850 मीटर आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 1850 हो जाएगा, यानी नवीन मोड़दार जो पर्वत हैं उन सभी की में जितनी भी ऊंची चोटी है उन सभी सर्वाधिक ऊंची चोटी हो जाती। अगर बात करें विश्व के कुछ प्रमुख पर्वतों के बारे में, तो आपको देखने को मिलेगा अब, यानी कि उत्तरी अमेरिका से शुरुआत करते हैं। हालांकि इसका भी हमने एक सेपरेटेड वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड कर दिया, आप उसको भी देख सकते हैं। वैसे हम यहाँ पे भी डिस्कशन कर देते हैं। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, अगर बात करें तो हमने जो नॉर्थ अमेरिका की बात करें, तो नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन ये भी देखने को मिल जाता है कि जैसे कि किस महाद्वीप की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो पूछ लेता है कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। साथ ही साथ आपसे ये पूछ लेगा कि यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक ऊंची चोटी। तब ऐसे के लिए हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कशन कर लेते हैं। अगर बात करें कि जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वप्रथम हम जो बात करते हैं वो बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो सर्वाधिक पर्वत कौन कौन से हैं, तो एक तो है रॉकी पर्वत। आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा राइटिंग समझने की परेशानी हो रही हो, लेकिन आप इसको जो ओरली बोलते हैं आप उसको अगर समझ जाइएगा, लिख लीजिएगा, तो एक अच्छा नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। रॉकी पर्वत, आपलेशियन पर्वत, साथ ही साथ ये कुछ प्रमुख पर्वत हैं जो कि आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ये नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में आपको पर्वत रॉकी पर्वत, ऑफलेशियन पर्वत, सियरा निवादा और सारा, ये कुछ और पर्वत है, लेकिन जो प्रमुख है उनमें रॉकी पर्वत, ऑफलेशियन पर्वत है। बात करें कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वाधिक ऊंची यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वाधिक ऊंची चोटी, तो ऊंची चोटी की बात करें अगर, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आपको पूछेगा, तो जो पूछे तो माउंट एल्बर्ट, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। माउंट एल्बर्ट, बात करें ऊंचाई के बारे में, तो 4401 मीटर
4401 मीटर, जो कि माउंट एल्बर्ट यानी कि रॉकी पर्वत की सर्वाधिक ऊंची चोटी की माउंट एवरेस्ट, जो कि आपको देखने को मिले 4401 मीटर। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। कुछ प्रमुख अगर पर्वत पूछता है, रॉकी पर्वत, ऑपलेशन पर्वत, सियारा निवादा पर्वत, ये हो गए। साथ ही साथ ऊंची चोटी अगर पूछ ले उस महाद्वीप की यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, तो आपको बताएंगे कि माउंट एल्बर्ट। अगर वहीं बात करें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सर्वाधिक चोटी या पर्वत पूछ ले, तो जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की एंडीज पर्वत है आपको देखने को मिलेगा दक्षिण अमेरिका में। इसकी चोटी की बात करें तो चोटी आपकी पूछ लेगा कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। तो जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है तो माउंट एकांकागुआ आपको देखने को मिलेगा। तो बात करें इसकी ऊंचाई के बारे में, तो इसकी जो ऊंचाई है 6961 मीटर आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछ सकता है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो एकांकागुआ है। पर्वत कौन सा है, एंडीज पर्वत है। कितनी ऊंचाई है, तो 6961 मीटर। अगर बात करें वहीं अफ्रीका महाद्वीप की, तो आप लोग एक जगह नोट कर लीजिएगा। अफ्रीका महाद्वीप की जो प्रमुख पर्वत है, तो पहला तो है एटलस पर्वत। दूसरा जो आपको देखने को मिलेगा किलिमंजारो, या से संबंधित भी और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तीसरा मिलेगा डेकन्सबर्ग। ये 3 कुछ प्रमुख हैं जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पर्वत पाए जाते हैं। बात करें इनके देश, किस देश में है, तो मोरक्को में स्थित है। एटलस जो कि है मोरक्को देश में स्थित है। वहीं बात करें किलिमंजारो, तो तंजानिया देश में स्थित है। तंजानिया देश में आपको देखने को मिलेगा। बात करें ड्रेकन्सबर्ग की, दक्षिण अफ्रीका देश में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। साथ ही साथ आपसे पूछ लेगा कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वाधिक सबसे ऊंची चोटी, तो आपको देखने को मिलेगा जो किलिमंजारो है, ये अफ्रीका महाद्वीप की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा। अगर वहीं बात करें हम लोग यूरोप महाद्वीप की, तो यूरोप महाद्वीप में आपको देखने को मिलेंगे कुछ प्रमुख पर्वत, आल्प्स पर्वत। बात करें कि स्कैंडिनेवियाई पर्वत, नेबियन पर्वत। अगर बात करें वहीं तो यूराल पर्वत। अगर वहीं बात करें नेक्स्ट के बारे में, तो काकेसस पर्वत। ये कुछ प्रमुख पर्वत हैं जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित हैं। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा। यानी कि जो पहला है आल्प्स पर्वत, दूसरा है स्कैंडिनेवियन पर्वत, तीसरा है यूराल पर्वत, चौथा है काकेसस। तो आपको चौथा क्वेश्चन जो कि आप यहाँ से एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा, तो पूछ लेता है यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक ऊंची चोटी, तो पूछेगा तो माउंट एल्ब्रुस जो कि आपको अफ्रीका महाद्वीप की सर्वाधिक ऊंची चोटी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रश्न को आप यहाँ भी नोट कर लीजिए। एशिया की बात करें तो एशिया में आप जानते हैं कि हिमालय पर्वत पाया जाता है, जिसकी सर्वाधिक चोटी माउंट एवरेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाई जाती है। वहीं न्यूजीलैंड में बात आल्प्स पर्वत भी पाया जाता है। तो कुछ ऐसे प्रमुख है। अगर बात करें हम लोग अंटार्कटिका की, अंटार्कटिका में कौन सा पर्वत पाया जाता है, अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन सा पर्वत पाया जाता है, आपको देखने को मिलेगा माउंट विल्सन। इस पर्वत की सर्वाधिक यानी अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वाधिक ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट विल्सन है। तो आप इन चीज़ों को एक जगह नोट कर लीजिएगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। यदि आप समझ आई होंगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इतनी मेहनत के लिए। इतना डिटेल में भी इतना ही नहीं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, हमने जितने भी क्वेश्चन लिए उन सभी क्वेश्चन को बहुत ही हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, जैसे कि हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर यानी 12 जो कि नवीन मोड़दार पर्वत इस एग्जाम्पल हो गया। वहीं बात करें विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला, तो हमने जैसे बात की थी रॉकी पर्वत जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका, एकांकागुआ इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है, हिमालय एवरेस्ट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसका हमने सब डिस्कशन आपको पहले ही करा दिया है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में,
काकोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो काकोकस प्लेट जो पाई जाती है वो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो रस्ट बाउल जो कि संबंधित है ग्रेट लेक्स प्रदेश पिट्सबर्ग से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से अधिक, क्योंकि ये वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जहाँ भी डिटेल में डिस्कशन करने की चीज़ होगी हम लोग वहाँ डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जहाँ लगेगा कि यहाँ वन लाइनर है तो वन लाइनर फॉर्म में डिस्कशन करेंगे। बात करें किलिमंजारो तो किस प्रकार का एक ज्वालामुखी है? तो वोल्केनो है। तो ये यानी आग्नेयगिरी है। अगर उसको हिंदी में पढ़ेंगे तो हम शायद नहीं समझ पाएंगे, इंग्लिश में इसको याद नहीं। तो एक किलिमंजारो जो कि अफ्रीका महाद्वीप की एक ज्वालामुखी है, साथ ही साथ अफ्रीका महाद्वीप की सर्वाधिक ऊंची चोटी भी किलिमंजारो है। तो आप इस चीज़ को पकड़ सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा वोल्केनो, यानी विकल्प नंबर 1। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में, तो गोबी का मरुस्थल। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने जितने भी विश्व के मरुस्थल हैं, क्योंकि आपको कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि किस महाद्वीप में कौन सा महाद्वीप मरुस्थल पाया जाता है, मरुस्थल किसे कहते हैं, कौन से मरुस्थल में कौन सी प्रजाति यानी कौन सी जनजाति पाई जाती है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसका भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। हालांकि अगर बात करें तो हमने इसको इतना डिटेल में डिस्कशन किया है, वीडियो सेपरेटेड वीडियो उसको भी हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन हम लोग वैसे ही इसका डिस्कशन यहाँ पर कर भी लेते हैं। बात करें गोबी का मरुस्थल, तो गोबी का मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा चीन, साथ ही साथ मंगोलिया देश में देखने को मिलेगा। बात करें किस प्रकार का मरुस्थल है, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये शीत मरुस्थल है, यानी शीत मरुस्थल। अगर बात करें वहीं आपको देखने को मिलता है मरुस्थल किसे कहते हैं, तो ऐसा स्थान जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यानी 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, उन सभी वार्षिक वर्षा यानी कि स्थानों को क्या कहते हैं? तो उन सभी स्थानों को मरुस्थल कहते हैं। अब जनरली जब भी मरुस्थल का वर्ड आता है तो हम दिमाग में यही होता है कि ऐसा स्थान जहाँ की आपको देखने को मिलेगा कि रेत होगी, बालू होगी, सूखा स्थान होगा। लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो मरुस्थल 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आपको यही आपको देखने को मिलेगा। उपोष्ण टाइप का पहला जो मरुस्थल होगा उपोष्ण टाइप का होगा, उपोष्ण टाइप। दूसरा होगा शीत मरुस्थल, कई बार यहाँ से आपको एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तीसरे बात करें तटीय मरुस्थल, जो आपको नामी मरुस्थल है, साथ ही आटाकामा मरुस्थल है, ये तटीय मरुस्थल के कुछ उदाहरण है। चौथा की बात करें तो ध्रुवीय मरुस्थल में बात करें तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता कि विश्व का सबसे बड़ा, तब वहाँ क्वेश्चन आपको फंसा देगा। आप सहारा एक कहेंगे, लेकिन अगर ये पूछ लिया शीत गर्म ना करके सिर्फ सबसे बड़ा पूछ लिया तो वहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाता है, यानी अंटार्कटिका जो कि एक शीत मरुस्थल का एग्जाम्पल है। तो आप वहाँ भी कई बार क्वेश्चन फंसेंगे। तो ध्रुवीय में आर्कटिक तथा अंटार्कटिका आ जाते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जामों में देखने को मिलते हैं। जब भी आते हैं तो कई बार बच्चों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर बात करें कि वैसे अब कुछ प्रमुख शीत मरुस्थलों के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग करेंगे जैसे कि यानी कि उपोष्ण, फिर तटीय, फिर ध्रुवीय, 1 बाय 1 करके। जितना भी टाइम लगेगा कोई बात नहीं, आप लोग सिर्फ सहयोग कीजिएगा, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि हर उस बच्चे तक पहुंच जाए जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है। डिस्कशन में कितना भी टाइम लगे कोई बात मायने नहीं रखता। अब बात करें गोबी मरुस्थल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे, तो ये चीन और मंगोलिया में पाया जाता है, ये हो गया। बात करें इसमें एक टाइप का ऊँट पाया जाता है जो बैक्टेन। बात करें बैक्टेन टाइप यानी कुबड़ वाला, एक बात करें 2 कुबड़ वाला ऊँट पाया जाता है, इसकी प्रमुख विशेषता है। वहीं बात करें एक और पाया जाता है जो कि टकला मकान। तो यहाँ से यही गोबी के मरुस्थल में यही पूछता कि बैक्टेन टाइप का ऊँट किस मरुस्थल में पाया जाता है, कौन सा यानी शीत है कि गर्म है मरुस्थल। तो ये आप बता सकते हो बैक्टेन टाइप का ऊँट जो कि पाया जाता है गोबी मरुस्थल में, कहाँ है? चीन और मंगोलिया में स्थित है। किस टाइप का है? तो शीत मरुस्थल है। वहीं बात करें टकला मकान, ये भी शीत मरुस्थल है। बात करें ये कहाँ पाया जाता है, तो ये चीन में पाया जाता है। अगर बात करें हिमालय की वृष्टि छाया प्रदेश में पाया जाता है। वहीं अगर
तीसरा जो आपको देखने को मिलेगा कराकुम मरुस्थल, यह सेंट्रल एशिया में पाया जाता है। सेंट्रल एशिया में आपको देखने को मिलेगा कराकुम मरुस्थल। वहीं बात करें तो किजुलकुम, ये सभी कितने हैं क्या है, तो ये सभी किजुलकुम ये सभी जो हैं आपको शीत मरुस्थल के एग्जाम्पल हैं। ये कहाँ पाया जाता है, तो कजाकिस्तान के एरिया में आपको देखने को मिलेगा। गोबी, टकलामकान, काराकोरम, किजुलकुम ये सभी जो कि हैं शीत मरुस्थल के एग्जाम्पल हैं। अगर बात करें अब यानी कि गर्म मरुस्थल के बारे में, तो गर्म मरुस्थल में जो सबसे बड़ा है आपको देखने को मिलेगा सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो आपको ये भी सहारा मरुस्थल, तो आपको ये देखने को ये सबसे गर्म मरुस्थल है, यानी सबसे गर्म, जो कि अल्जीरिया यहाँ सबसे बड़ा यानी कि गर्म स्थान है। वहीं आपसे ये भी देखने को मिलेगा यहाँ एक जनजाति पाई जाती है। तो जनजाति भी कई बार पूछता था किस महाद्वीप यानी किस मरुस्थल के पास कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो बर्बर नामक जनजाति पाई जाती है। बात करें किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। अगर बात करें वहीं कुछ तटीय महाद्वीप यानी तटीय मरुस्थलों के बारे में, तो आपको एक हो जाएगा नामीब मरुस्थल, जो कि आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप में। वहीं जो कि आटाकामा यानी सबसे ज़्यादा गर्म मरुस्थल अगर बात करें तो शुष्क मरुस्थल, तो आटाकामा हो जाए। कहाँ मिलेगा, तो आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा। अर्जेंटीना बात करें, अर्जेंटीना कहें या फिर साउथ अमेरिका महाद्वीप में ये देखने को मिलेगा। अगर वहीं बात करें कुछ और मरुस्थलों के में, तो अरब का मरुस्थल जो कि विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल कहलाता है। रबल खाली, दस्त काबिर, दस्त लूट ये कुछ प्रमुख हैं जो कि अरब में आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करें ऑस्ट्रेलिया की में, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सी आपको देखने को मरुस्थल मिलेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग इसकी सिर्फ नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद 1 से 2 बार इसको रिवीजन करें। तो जो ऑस्ट्रेलिया में पहले तनामी, गिब्सन, साथ ही साथ सैंडी और बात करें तो विक्टोरिया, ये कुछ प्रमुख जो कि आपको कई बार एग्जामों में देखने को मिलेगा। हालांकि इसके ट्रिक भी है 7GB, तो आप तनामी, गिब्सन, सैंडी, विक्टोरिया ये कुछ प्रमुख हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। अगर वहीं बातें कुछ और, तो नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा तो चिहुआ हुआन, साथ ही साथ मोजाबे, ये कुछ प्रमुख मरुस्थल हैं जो कि आपको नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, तो चिहुआ हुआन, साथ साथ मोजाम्बे। आपसे ये भी पूछता है एग्ज़ामों में, देखने को मिलेगा आपको कई बार भी आपको ये देखेंगे एग्ज़ामों में कि बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपसे ये भी पूछ लेता है कि तटीय मरुस्थल की बात करें तो आटाकामा, साथ ही साथ नामीब, विश्व का सबसे शुष्क आटाकामा। नामीब आपसे पूछ लेगा कि जो कालाहारी मरुस्थल है किस महाद्वीप में स्थित है, उसके साथ जनजाति कौन सी पाई जाती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कालाहारी जो मरुस्थल है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, वो कौन सी जनजाति उस मरुस्थल में पाई जाती है, तो आप उसको कमेंट करके बताइएगा। और अगर बात करें तो नामी में एक जनजाति पाई जाती है, नामी मरुस्थल में जो पाई जाती है खोई जनजाति पाई जाती है। तो इस तरह से आप यहाँ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग टिकल कर पाइएगा, सिर्फ नोट्स बना लीजिएगा। अब अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, जोहान्सबर्ग विख्यात है, तो किस लिए विख्यात है, जोहान्सबर्ग स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध देश है, तो बेल्जियम, रोमानिया जो कि नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही होगा वो हंगरी हो जाएगा। वहीं बात करें विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश यानी विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन से होगा, सबसे बड़ा, तो आपको देखने को मिलेगा कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। तो इस प्रश्न को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें वहाँ से आपसे ये भी पूछ लेता है कि उत्तरी या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर कौन सा देश है जो स्थलबद्ध है, तो आपको पेरू देखने को मिलेगा। कुछ महाद्वीपों के अकॉर्डिंग भी पूछ लेता है, लेकिन अगर विश्व का सबसे बड़ा पूछता है तो कजाकिस्तान हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
20 के बारे में। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, तो किन किन देशों के साथ इजराइल की सीमा लगती है, तो बात करें लेबनान से लगती है, सीरिया से लगती है, जॉर्डन से लगती है, साथ ही साथ मिस्र से लगती है। अगर बात करें तो टर्की से, जो कि इजराइल की सीमा नहीं लगती है, तो ये विकल्प यानी विकल्प बी और सी गलत हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर 1। तो फिलहाल आज 20 क्वेश्चन का ही डिस्कशन करते हैं। अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो इससे संबंधित आगे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी 80 क्वेश्चन का अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा आप लोगों का रिस्पांस उतना नहीं मिलता है। तो आई होप कि ये आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।